हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं 816 आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पेपर था 816, वो अनफॉर्चुनेटली आपका वो अपलोड हो नहीं पाया था संडे को। तो वो आज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक बार सॉरी आप सभी को मैं फील करता हूँ। और चलो मैं शुरू करवाता हूँ। 816 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 816 का बच्चा अपना फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा था कि आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि 816 का इंग्लिश वाला क्यों नहीं आया, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सॉरी बोलता हूँ भाई। और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद आपको टाइम टू टाइम पेपर मिलता रहेगा। तो इसमें देखो क्या बोला है, सेम पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस हैव बीन जंबल्ड अप, है ना। जंबल अप कर दिया गया है बेटा, सेंटेंस को क्या कर दिया गया है, जंबल अप कर दिया गया है ना। और पी क्यू आर एस में बांट दिया गया है, हमें इसको सही करना है। तो शुरुआत में देखो बेटा क्या दे रखा है, मैनी के बाद में साइकोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है। तो बच्चा ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है। और इधर देखो एंड के बाद में फिर से ए एल लगा रखा, एंड के बाद में फिर से देखो एडजेक्टिव लगा रखा है। तो नेचुरल सी बात है, एंड के बाद में अगर ए एन वाला एडजेक्टिव है तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव लगा दो। तो शुरुआत किससे हो जाएगी बच्चा, एस से हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि एस के बाद में क्यू जाएगा या एस के बाद में आर जाएगा, है ना। अगर मैं एस के बाद में क्यू लगाता हूं, अगर मैं एस के बाद में क्या करता हूं, क्यू लगाता हूं, तो एस क्यू आर और पी। एस के बाद में अगर मैं क्यू लगाता हूं और क्यू के बाद में आर लगाता हूं, ठीक है ना, आर लगाता हूं, तो आर एंड किससे कर रहा है, एंड से। और लास्ट में पी को लेके जाता हूं तो यहां भी एंड है और यहां पर भी क्या चीज है, देखो आगे एंड है, तो दो बार तो एंड आ नहीं सकता, है ना। तो बच्चा ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, एस आर क्यू पी बन जाएगा बस, ठीक है ना। तो बच्चा हमारा आंसर हो जाएगा एस आर क्यू पी, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 77 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 77 में अपने को दे रखा है, सम पार्ट्स ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस हैव बीन जंबल्ड अप। अच्छा ये भी पेरा जंबली है बेटा, है ना, ये भी पेरा जंबली है ना। और उसको एबीसीडी में लेबल कर दिया गया है। उसको किस चीज का जो पार्ट्स है उनको क्या लेबल दे दिया गया है, एबीसीडी। तो अपन बेटा इसका सीक्वेंस बनाते हैं भाई। तो दे वॉकड डाउन द हॉल ओवर, रॉक्ड देम टू स्लीप, हेड कॉस्ट देम $75,000, देयर साउंड प्रूफ होम विच। अच्छा इसके बाद में देखो शुरुआत में चेक करो आप, यहां पर दे रखा है 75। अब इस 75 के बाद में रॉक आ सकता है, हेड कॉस्ट आ सकता है, $1,000 आ सकता है, या देयर साउंड प्रूफ आ सकता है। तो बेटा सीधी सी बात है, $75,000, $75,000 की बात हो रही है यहाँ पर। तो बी के बाद बच्चा कौन सा जाएगा, सी जाएगा। अब देखो बी के बाद में सी किस में है, बी के बाद में सी इसमें तो है ये नहीं, इसमें बी के बाद में सी है, इसमें बी के बाद सी नहीं है, इसमें बी के बाद सी नहीं है। बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चा आपने को देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। दिए हुए शब्द का सिनोनिम, रिकंडाइट। रिकंडाइट चीजें बेटा कैसी होती है, रिकंडाइट चीजें जो आसानी से नहीं समझी जा सकती, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजीली, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता या जिसके साथ आसानी से डील नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और डील विद इजीली, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो रिकंडाइट को अपन बोल सकते हैं एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, ठीक है ना। अच्छा इंट्रिकेट भी कह सकती है इसको, इंट्रिकेट जटिल, इंट्रिकेट। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द इसके सिनोनिम हो गए। तो देखो बेटा इसमें क्या दे रखा, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है, दुर्बोध, जटिल, जिसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। रिजिड किसको बोलते हैं बेटा, रिजिड सख्त, कठोर, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिगरस, इसको अपन बोल सकते हैं रिगरस, ठीक है ना। रिजिड का मतलब कठोर होता है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी क्या होता है, सख्त। अगर कोई बंदा आपकी तरफ बहुत कड़ी नजर डाले तो स्टर्न लुक हो जाएगी वो, ठीक है ना। इसके बाद में हो सकता है जैसे सीवियर, सीवियर का मतलब भी खतरनाक होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, बेटा इन सभी का मतलब होता है सख्त, कठोर, ठीक है ना। फैमिलियर किसको बोल सकते हैं अभी, जाना पहचाना, समबडी या समथिंग। वेल नोन, वेल नोन का मतलब सुपरिचित, वेल नोन का मतलब सुपरिचित, टू समबडी,
किसी आदमी को, हम किसी आदमी को या किसी चीज को अच्छे से जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, फेमिलियर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, एग्जीग्यूस, एग्जीग्यूस इसको बोलते हैं एग्जीग्यूस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत छोटा या अमाउंट में बहुत कम होना। तो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर जिसको अपन अमाउंट भी बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। इसके लिए बच्चा अपन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं, मीगर, मीगर, मीगर का मतलब होता है थोड़ा, MEAGRE मीगर, थोड़ा। इसको अपन बोल सकते हैं पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब भी बच्चा होता है थोड़ा, स्केंटी, ठीक है, स्पार्स, ठीक है, और स्कार्स, ये शब्द ध्यान में रखा करो, स्कार्स थोड़ा, अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है तो स्कार्सर, सुपरलेटिव डिग्री है तो स्कार्सेट, अगर इसको एडवर्ब में चेंज करूंगा तो स्केर्सली, ठीक है ना। अच्छा और अगर नाउन में चेंज करूंगा तो स्केर्सिटी, नाउन में अगर चेंज करूंगा तो बन जाएगा स्केर्सिटी, कमी, और स्केर्स का मतलब कम, और ज्यादा कम है तो स्केर्सर, और सबसे कम है तो स्केर्सेस्ट हो जाएगा, जो कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 79 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चा दे रखा है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का अपोजिट। देखो ऑब्फस्केट आ गया, तो ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है, जिसको समझना मुश्किल होता है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। अभी तो दिया था इसकी 3-4 शब्द आए थे ना, रिकंडाइट, रिकंडाइट, ठीक है ना, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब भी जटिल, जिसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है ना, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, ठीक है ना। और बोल सकते हैं जिसको, ऐसा एक शब्द था ना ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, इन सभी का मतलब बेटा दुर्बोध या जटिल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखो क्लेरिफाई करना, क्लेरिफाई करने का मतलब क्या कर दिया, चीजों को प्योरीफाई कर दिया, शुद्ध बना दिया, साफ कर दिया, प्योरीफाई कर दिया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई, हमने चीजों को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं किसी चीज को शेड लाइट ऑन, किसी चीज पर प्रकाश डालना, जब हम किसी चीज पर प्रकाश डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं शेड लाइट ऑन, शेड लाइट ऑन। शेड का मतलब होता है गिरा देना, बहा देना। जैसे आंखों से आंसू गिरते हैं तो क्या बोलते हैं, शेड टीयर्स। पेड़ों से पत्तियां गिरती है तो क्या बोलते हैं, शेड लीव्स। तो शेड का मतलब गिरा देना, बहा देना, फोल्ड कर जाना, फोल्ड कर जाना, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लिकेट ये भी जटिल है, कॉम्प्लिकेट का मतलब भी क्या चीज होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लिकेट का मतलब भी वही होता है, जटिल, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, ठीक है ना, कंपाउंड, जटिल, ठीक है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं टेंगल, उलझा हुआ, टेंगल मतलब उलझा हुआ, जटिल। कॉम्प्लिकेट बोलते किसको है, बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के अगर कोई चीज बनी हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेट। क्या बोल सकते हैं इसको, समबडी, समथिंग, कोई चीज मेड अप ऑफ, कनेक्टेड, जुड़कर, कनेक्टेड जुड़कर, सेवरल पार्ट्स, कई सारे इससे, ठीक है ना, सेवरल पार्ट्स। एक मशीन होती है वो जटिल क्यों होती है, एक मशीन को अपन कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल सकते हैं, सिंपल मशीन और कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इससे वो आपस में कनेक्टेड है, बहुत सारे पुर्जे आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए तो वो कॉम्प्लिकेट होती है, ठीक है ना। अच्छा मेंड का मतलब क्या होता है बेटा, सुधारना। मेंड का मतलब क्या चीज होता है, सुधारना, चीजों को ठीक करना। तो क्या बोल सकते हैं इसको, अमेंड करना, अमेंड करना, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर देना, चीजों को इंप्रूव कर देना, इंप्रूव कर देना, ठीक है ना। एमिलियोरेट भी कह सकते हैं, एमिलियोरेट करना भी कह सकते हैं, एमिलियोरेट करना भी बिल्कुल अपन कह सकते हैं, सुधारना, संशोधन करना, ठीक है ना। अच्छा इनवाइग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को एनर्जेटिक, किसी आदमी को एनर्जेटिक बना देना, फ्रेश बना देना, हेल्दी बना देना। ये शब्द बना है किसी वाइगर, और वाइगर का मतलब ही क्या होता है, वाइगर का मतलब ही क्या होता है, शक्ति। विग्रस किसको बोलते हैं, शक्तिशाली, विग्रस, VIGOROUS, विग्रस, है ना। तो इनवाइग्रेट का मतलब होता है टू मेक समबडी, किसी आदमी को बना देना, कैसे, फ्रेश, ठीक है ना, हेल्दी, हेल्दी और एनर्जेटिक, एंड एनर्जेटिक, किसी आदमी को फ्रेश, हेल्दी और एनर्जेटिक बना देना, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बंदे में एनर्जी डाल रहे हैं ना, एनर्जाइज कर रहे हैं हम उसको, एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं हम उसको, रिवाइटलाइज कर रहे हैं उस बंदे को, हम क्या कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, उस बंदे को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफस्केट का मतलब होता है जटिल, और इसका उल्टा बनाएंगे तो इसने क्या पूछा है, उल्टा,
तो ये देखो क्लेरिफाई, स्पष्ट कर रहा है, फिर इसको क्या कर देगा, क्लेरिफाई कर देगा, तो स्पष्ट कर देगा चीजों को। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेटा कोई इडियम दे रखी है और उसका हमें मीनिंग बताना है, हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, कोई इडियम दे रखी है हमें। टू वियर, वियर का मतलब पहनना, वंस हार्ट, हार्ट अपना हृदय, और वन स्लीव, स्लीव किसको बोलते हैं, कुर्ते की स्लीव होती है नहीं है, इसको मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं ना अपने स्लीव को, तो हार्ट कहाँ होता है, आदमी का हार्ट कहाँ होता है, अंदर होता है, बहुत छुपा हुआ होता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर कोई बंदा अपना हार्ट यहाँ पर रखता है स्लीव में, तो बहुत छुपा हुआ है, वो तो सामने ही है, वो तो सामने ही है एक तरह से। तो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने हृदय के विचारों को बहुत जल्दी खोल देना लोगों के सामने, तो क्या बन जाएगा, ओपनली, खुले में डिस्प्ले, शो कर देना वंस इमोशंस, अपनी इमोशंस को ओपनली डिस्प्ले कर देना, डिस्क्लोज कर देना, लोगों को अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को शो कर देना। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 81 चेक करेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 में अपने को दे रखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला शब्द। डोज, डोज का मतलब क्या होता है, बच कर निकल जाना। कहते हैं ना वो तो डोज दे गया भाई, वो तो डोज दे गया, बोलते हैं ना अपन आम भाषा में बोलते हैं डोज देना, तो बच के निकल जाना, बेवकूफ बना देना किसी को। ठीक है, ब्रिलियंट की स्पेलिंग में बच्चा डबल एल होता है, BRILLIANT, ब्रिलियंट। ठीक है ना, सीज की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। आपके पुलिस वाले चालान करते हैं, तो आपके पास जब मतलब हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखा, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह जब्त कर लेते हैं ना, तो उसको सीज करना बोलते हैं। बच्चा आपको एक ये वाला चीज और देखना है आज, SEIGE। आर्मी पुलिस वगैरह घेरा डाल देती है ना किसी एरिया पर, तो उसको सीज करना बोलते हैं। एक सीज ये होता है CEASE, सीज। बच्चा ये दोनों शब्द और देखने हैं आपको, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, इन करेक्टली स्पेल्ड रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट में बेटा यहाँ पर RECI होना चाहिए, रेसिप्रोकेट। और रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, बदले में मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, यानी हम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये वही होता है, आप मेरे लिए कुछ करो, बदले में मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसमें डिपेंडेंस होती है एक दूसरे पर, रिलायंस होता है। ठीक है ना, रिलायंस का मतलब आप समझ रहे हो, निर्भरता एक दूसरे पे। तो चलो बच्चा क्वेश्चन 82 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह दे रखा है। फील करना, एक्सप्रेस करना और ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, अपनी फीलिंग और अपनी फीलिंग और एक्सप्रेसिंग, ये तो लिखा हुआ ही गलत है, वैसे तो होना क्या चाहिए था, टू एक्सप्रेस, इसका होना चाहिए था टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, या अपनी हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, अपनी जो खुशियों से भरी एक्साइटमेंट है उसको एक्सप्रेस कर देना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, जब आप पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हो। ठीक है ना, नहीं शो करना नहीं, अभी फीलिंग, भावनाएं आपकी, और या एक्सप्रेसिंग नहीं है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, एक्सप्रेसिंग अभिव्यक्त करना, ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस खुशियां, या जॉयफुल एक्साइटमेंट, आपके अंदर जो खुशी का एक्साइटमेंट है उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेटिक, क्योंकि ये किससे बना हुआ शब्द है, एक्सटेसी से। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, मस्ती। एक्सटेसी का मतलब होता है मस्ती, खुशियां, परमानंद, सुप्रीम ब्लिस। ठीक है ना, तो एक्सटेटिक आदमी कैसा हो जाएगा, खुशियों से भरा हुआ। ठीक है ना, एस्केलेट करने का मतलब क्या होता है, चीजों को जब एस्केलेटर होता है, जो सीढ़ियां होती है, एलिवेटर होती है, एस्केलेटर होती है, वो चीजों को ऊपर लेके जाती है, नीचे ऊपर लेके जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, बंदे को ग्रेटर बना रही है या स्ट्रॉन्गर बना रही है, टू मेक समबडी, या समथिंग भी हो सकता है, स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर, किसी को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बना देना, एस्केलेट कर देना। ठीक है ना, अच्छा, एक्सटेटिक तो आ ही गया। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब कैसा होता है, जटिल, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, वही 4-5 शब्द आए थे ना पहले। टेंगल, टेंगल का मतलब उलझा देना। ठीक है ना, नोटी, नोट का मतलब क्या होता है, गांठ, नोट का मतलब क्या होता है, गांठ, और जिसमें नोटी, नोटी है तो गांठदार, बिल्कुल उलझा हुआ, जिसको एब्स्ट्रूज भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रूज। ठीक है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑफस्केट, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑफस्केट, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑब्सक्योर, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑब्सक्योर, जिसको अपन बोल सकते हैं रिकंडाइट, जिसको अपन बिल्कुल रिकंडाइट भी बोल सकते हैं। इनमें से कुछ तो इसके नियर सिनोनिम्स है, कुछ डिस्टेंट है। ठीक है ना, अच्छा, सिंटिलेटिंग किसको बोलते हैं भाई, सिंटिलेटिंग, स्पार्कलिंग, मतलब जिसमें से स्पार्कल हो रहा हो, जिसमें से लाइट, मतलब जिसमें जो अपने अंदर से क्या कर रहा हो, लाइट को रिलीज कर रहा हो, प्रकाश को रिलीज कर रहा हो, तो इसको बोल सकते हैं स्पार्कलिंग
एंड शाइनिंग, चमक रहा है, कैसे? ब्राइटली, ब्राइटली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ल्यूसिड, एकदम स्पष्ट, ल्यूसिड, जिसको अपन बोल सकते हैं क्लियर, ठीक है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसल्यूसेंटली क्लियर, ट्रांसल्यूसेंटली क्लियर, ट्रांसल्यूसेंटली क्लियर अपन जिसको बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंटिलेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें से लाइट निकल रही हो, जिसमें से स्पार्कल हो रहा हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जगमगाता हुआ। तो स्पार्कलिंग कह सकते हैं, और शाइनिंग ब्राइटली भी जिसको अपन बिल्कुल बोल सकते हैं, ल्यूसिड बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंटली क्लियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 83 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 83 में बच्चा आपने को दे रखा है द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, हमें सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है। तो बच्चा दिया हुआ सेंटेंस किसका है? एक्टिव का। हमें बनाना क्या है? इसका पैसिव बनाना है ना। तो आपको पता ही है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको वर्ब के अलावा और कोई भी शब्द देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो वर्ब क्या दे रखी है, वॉज बीइंग, इसमें दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन ऑप्शंस। बेटा इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, सीधे ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं दे रखा। चलो मैं बना देता हूँ, इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा। ये वाक्य आपका पैसिव का है क्योंकि वोज वर्ब के साथ बीइंग दे रखा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है ना। और द ओल्ड में हाउस वोज पेंटेड, ये भी पैसिव का सही है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल गलत हो गया आपका, हाउस पेंटिंग वॉज डन, ये भी गलत हो गया। अब मैं इन दोनों के पैसिव एक्टिव बना देता हूँ, इसका भी एक्टिव बना देता हूँ और इसका भी एक्टिव बना देता हूँ। आपके पेपर में जो पूछा हुआ है वो आप उसको सही मान लेना। तो वॉज बीइंग पेंटेड है तो बीइंग दे रखा है ना बच्चा, तो यहाँ से बीइंग हटा दो और पेंट में आईएनजी जोड़ दो, तो हो जाएगा वॉज पेंटिंग, वॉज और पेंटिंग, वॉज और पेंटिंग। अच्छा, बाई प्रणव है तो प्रणव को पहले ले जाओ, प्रणव को ले जाओ पहले, प्रणव, ठीक है ना। और द ओल्ड मैन्स हाउस है, इसके लिए बाद में द ओल्ड मैन्स हाउस, द ओल्ड मैन्स हाउस, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा मैं इसका पैसिव एक्टिव बना देता हूं, इसका एक्टिव बना देता हूं। आप पेपर में देख लेना कौन सा दे रखा है, वो इसका उत्तर मान लेना। यहां पर क्या दे रखा है? वॉज वर्ब के साथ दे रखी है बच्चा थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बना दो, पेंटेड लगा दो, इसमें लगा दो पेंटेड, PAINTED, पेंटेड। अब क्या करो? प्रणव को ले जाओ पहले, प्रणव, ठीक है। और द ओल्ड मैन्स हाउस है, इसके लिए बाद में द ओल्ड मैन्स हाउस, द ओल्ड मैन्स हाउस, ओल्ड मैन्स हाउस। अब बच्चा इसमें से आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन दे रखा हो ना, अगर ये दे रखा हो तब तो उत्तर ये मान लेना, और अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो तो उत्तर मान लेना इसको, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 84 पे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 84 चेक करते हैं क्या दे रखा है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का उल्टा बताना है हमें ना, उल्टा बताना है। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक चीजें, नाजुक चीजें जो आसानी से, हार्ड तो है लेकिन टूट जाएगी आसानी से। कांच है उसको ऐसे दबाया नहीं जा सकता, हार्ड है, बट थोड़ा सा भी जमीन पर गिर जाए तो टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हार्ड बट इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं डेलिकेट सॉफ्ट, डेलिकेट सॉफ्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये बोला डाइफेंस, जिसको अपन बोल सकते हैं डाइफेंस, डाइफेंस, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसका हो जाएगा रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रोंग, सख्त, रिजिड, ठीक है ना। अच्छा, डेबिलिटेट किसको बोलते हैं? एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता, योग्यता, आदमी को, आदमी में योग्यता होना। तो अगर आप किसी को एबिलिटेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसके दिमाग को और बॉडी को मजबूत बना रहे हो। डेबिलिटेट है तो इसका उल्टा हो जाएगा, किसी की बॉडी और दिमाग को कमजोर बना देना। तो क्या हो जाएगा? टू मेक, बना देना, या तो माइंड को और या फिर बॉडी को कैसा बना देना? वीकर, वीकर, वीकर बना देना। तो क्या बोल सकते हैं अभी इसको? हम उस बंदे को क्या कर रहे हैं? क्रिपल कर रहे हैं, क्रिपल कर रहे हैं, एनफीबल कर रहे हैं हम उसको, एनफीबल कर रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। अच्छा, फ्रेजाइल कर रहे हैं हम उसको, एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम उसको फ्रेजाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फ्रेल का मतलब भी वही होता है बेटा, फ्रेल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर, फीबल, फीबल, ठीक है ना, यही होता है इसका मतलब, कमजोर, वीक, ठीक है। अच्छा, रोबस्ट का मतलब आपको पता ही है, हार्ड, स्ट्रोंग, स्टर्न, ठीक है। डिक्रेपिट, इसका मतलब भी कमजोर ही होता है भाई, इसका मतलब भी वही होता है, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, ठीक है ना। अच्छा,
और क्या बोल सकते हैं जिसको, फीबल। फीबल इसका मतलब भी बेटा वही होता है, कमजोर ही होता है। समझ में आ गई बात। क्रिपल भी बोल सकते हो इसको, भी बिल्कुल क्रिपल बोल सकते हो आप। तो चलो बेटा आंसर क्या बन गया हमारा, ब्रिटल का बताना क्या था, रोबस्ट हो जाएगा उल्टा। ब्रिटल का मतलब कमजोर होता है, जो आसानी से टूट जाता है, और रोबस्ट है तो बेटा बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्टर्न, ठीक है ना, ये होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 85 चेक करें। 85 में अपने को क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बच्चा हमेशा पार्ट उठाना है जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर दे रखा हो। यू केयर फॉर हिम मच मोर देन यू केयर फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर दे रखा है ही क्राइड बिटरली, माई सेल्फ दे रखा है, ठीक है ना। बच्चा आप माई सेल्फ शब्द का यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके पहले कहीं पर आई नहीं आ रखा हो। आप हिमसेल्फ शब्द का यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके पहले ही नहीं आ रखा हो, या किसी आदमी का नाम हो, या किसी आदमी का नाम नहीं आ जाए, किसी मेन का नाम हो, मेन का नाम ना आ जाए, ठीक है ना। आपको अगर आवरसेल्व्स का यूज करना है तो आपको पहले वी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सीधा ये नहीं लिख सकता आई नो हरसेल्फ, मैं ये नहीं लिख सकता क्योंकि कहीं पर शी का यूज ही नहीं हुआ, पहले ना शी का यूज हुआ है ना किसी लड़की का नाम हुआ है। हाँ अगर किसी लड़की का नाम यूज हो गया होता तो मैं हरसेल्फ लगा सकता था, और शी दे रखा होता तो भी मैं हरसेल्फ लगा सकता था। तो माई सेल्फ की जगह मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, माई सेल्फ शब्द का जन्म किससे हुआ है, आई से। फोर क्या चीज है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आती है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 86 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है बेटा, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से। हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशियंस, कौन सा सी वाटर जो ओशियंस से आया हुआ है। ओशियंस बोले तो महासागर, और सी वाटर मतलब पानी, सी वाटर समुद्री पानी जो महासागरों से आया है। बी, अब ये भी गलत आपका सेंटेंस, क्योंकि अकेला बी कभी आ ही नहीं सकता। इस बी के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, इस बी के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, मोडाल जरूर होगा, तो मैं मेरी तरफ से लगा देता हूँ, कैन लगा देता हूँ। बाकी ये सेंटेंस गलत है बच्चा। अगर ये सेंटेंस आपके पेपर में आ जाए और बीच में ओब्लिक बार कर रखा हो, अगर ऐसे ओब्लिक बार कर रखा हो और इधर नो एरर लगा रखा हो, तो बच्चा ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि आपको पता है बी कभी अकेला आ ही नहीं सकता, इसके पहले कोई मोडाल आना चाहिए था। तो यहाँ पर चलो मैं मेरी तरफ से क्या लगा देता हूँ, कैन लगा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये रहा भाई, कैन दे रखा है, दे रखा है, सही है। क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव है, तो बच्चा हेल्पिंग वर्ब तो WH वर्ड के तुरंत बाद में मिलेगी ना, सही बात है, इसका ये सेंटेंस सही है भाई। तो हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशियंस, ओशियंस से आने वाला पानी, हाउ कैसे, और कैन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको चेंज अप करना है, सरेंडर करना है, मीन्स करना है, टर्न करना है। फ्रेश वाटर ताजा जल में, उधर तो है एक तरफ तो है सी वाटर, एक तरफ तो है सी वाटर, इधर क्या है फ्रेश वाटर, ठीक है ना। तो अब बताओ इनके बीच में कौन सा शब्द आ सकता है। सी वाटर को चेंज करना है फ्रेश वाटर में, सी वाटर को सरेंडर करना है फ्रेश वाटर में, मीन्स करना है फ्रेश वाटर में, और या फिर टर्न करना है। तो टर्न नहीं करना है ना, टर्न करना, अगर आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बदल रहे हो, ठीक है ना, तो उसको टर्न अप करना बोलते हैं, उसको टर्न अप करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो टर्न अप का मतलब होता है आना, टर्न अप का मतलब होता है आना, टर्न अप का मतलब होता है किसी का आना, ठीक है ना। टर्न इनटू उसको बोलते हैं टर्न इनटू मतलब बदल देना, ठीक है ना। किसी चीज, अगर आपने पानी को बर्फ में बदल दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यू टर्न वाटर इनटू आइस, ठीक है ना। तो टर्न इनटू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, टर्न इनटू हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, चेंज अप का मतलब होता है टू मेक थिंग्स डिफरेंट, टू मेक समथिंग डिफरेंट, या टू डू थिंग्स डिफरेंटली, या तो किसी चीज को डिफरेंट बना देना, और या किसी चीज को डिफरेंटली करना, लोगों से और तरीके से करना, जैसा लोग करते हैं वैसे नहीं, अदर तरीके से। तो मैं ये बोल सकता हूँ यू आर टू चेंज अप, आपको बदलना है यूर ट्रेनिंग रूटीन, यूर ट्रेनिंग रूटीन। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब आपको अपना जो ट्रेनिंग का रूटीन है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज अप करना पड़ेगा, ठीक है। सरेंडर का मतलब आपको पता ही है, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना, हथियार डाल देना, ठीक है ना। मीन्स का मतलब होता है, एक आपको याद रखना है, मीन्स वर्ड्स, मुहावरा है, बिल्कुल याद रखना है, बेहतरीन मीन्स वर्ड्स। और इसके साथ मोस्टली नोट का यूज होता है या नेवर का यूज होता है, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड जरूर रहता है। मीन्स वर्ड्स का मतलब होता है एक एक शब्द पे ध्यान देना, मेरी बात किसी को हर्ट ना कर जाए। और अगर कोई आदमी एकदम ब्लंट है, खुला बोलने वाला आदमी है, तो ही डज नॉट या ही नेवर मीन्स हिज वर्ड्स, वो कभी भी अपने शब्दों को मीन्स नहीं करता, ठीक है ना। एक मीन्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े कर देना,
मांस के छोटे छोटे टुकड़े, इसको क्या बोल सकते हैं? स्मॉल पीसेज ऑफ मीट, स्मॉल पीसेज ऑफ मीट, ठीक है। अच्छा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अगर ये अकेला मीन्स होता तो ये बन जाता, और मीन्स दे तो किया हुआ, पीसेज ऑफ मीट कट इनटू स्मॉल पीसेस, ये बनेगा फिर इसका, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? चॉप कर देना, चॉप कर देना, स्लाइस कर देना, स्लाइस कर देना, ग्रेट कर देना। ग्रेटर होता है ना अपने घर पे, वो चीजों को ग्रेट करते हैं, इस प्रकार कसना चीजों को ग्रेट कर देना, ठीक है ना। स्लाइस भी हो गया, चॉप भी हो गया, ग्रेट भी हो गया। और मीन्स, अगर मीन्स का मतलब होता है मीट के छोटे टुकड़े, मिस्ड का मतलब होता है टू कट, काटना मीट को किसने? इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस, मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। मीन्स वर्ड्स वाला मैं आपको बता चुका हूं, वो आपको जरूर ध्यान देना है उस पर, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 87 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 87 चेक करें तो क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का हमें बताना है बच्चा एंटोनिम, दिए हुए शब्द का हमें बनाना है एंटोनिम, दिए हुए शब्द का हमें एंटोनिम बनाना है भाई। तो क्या बन जाएगा? ओपेक। ओपेक चीजें कैसी होती है? जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, या जो समझने में बहुत मुश्किल है, हार्ड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड या डिफिकल्ट, जो चीजें हार्ड है या डिफिकल्ट है किस काम में? टू अंडरस्टैंड, समझने में, ठीक है ना। और ये ट्रांसपेरेंट का उल्टा भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट चीजें वो होती है जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, ओपेक का मतलब जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट का उल्टा भी हो सकता है, विलोम शब्द। पैल्यूशिट, पैल्यूशिट होता है बेटा जिसमें से आसानी से आर पार देखा जा सकता है, उसको पैल्यूशिट बोलते हैं। अच्छा, पैरागॉन कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, ए परफेक्ट पर्सन, ए परफेक्ट पर्सन, एक बंदा जिसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट पर्सन। या कोई एक क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बतानी है तो हम क्या बोल सकते हैं? द आइडियल, आदर्श, एग्जाम्पल, एक आदर्श उदाहरण किस चीज का? ऑफ सम गुड क्वालिटी, ऑफ सम गुड क्वालिटी, किसी अच्छी क्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है ना, क्वालिटी का। अब इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट आदमी है तो वो हमारे लिए, अगर कोई परफेक्ट एक गुण है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो क्या चीज है? उसका एपिटोम है, एपिटोम है, ठीक है ना। वो उसका आइडियल हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, ठीक है ना, वो आइकन हो सकता है। कोई आदमी, आइकन कौन होता है? जो आपके लिए, आपकी नजर में जो परफेक्ट आदमी है वो आपका आइकन होता है। इनकारनेशन, इनकारनेशन एक तरह से अवतार, इनकारनेशन, ठीक है ना। रीइनकारनेशन, रीइनकारनेशन नाम आपने सुना ही होगा, दोबारा जन्म लेना, पुनर्अवतार। फिल्म में हीरो मर जाता है, दोबारा उसका जन्म दिखाते हैं तो उसका रीइनकारनेशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक दो शब्द छोड़ रहा हूं, अनॉइंटमेंट, ये शब्द देखना आपने, अनॉइंटमेंट, अनॉइंटमेंट ये शब्द आपने देखना है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 88 पे लेके चलता हूं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 88 पे क्या दे रखा है? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। हमें सब्स्टिट्यूट करना है गिवन सेंटेंस को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कोज, आइडेंटिफाई पता लगाना है, एग्जैक्ट कोज एकदम असली कारण, एग्जैक्ट बिल्कुल सही सी कोज, कारणों पे डिजीज बीमारी का, फ्रॉम इट साइंस, इसके लक्षण देख करके, एंड सिम्टम्स देख करके। लक्षण, साइन और सिम्टम बेटा एक ही होते हैं, फीचर्स, जिसको फीचर्स बोल सकते हैं। तो किसी बीमारी के लक्षण देख करके उसका एकदम सही से ही पता लगाना, उसको डायग्नोसिस करना बोलते हैं, डायग्नोसिस। आप हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी वगैरह में जाते हो तो वहां पर लिखा होता है ना डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोसिस सेंटर। तो बेटा इसका मतलब होता है रोग निदान, बीमारी के लक्षणों का, बीमारी के कारणों का पता लगाना। बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों पर ध्यान दो थोड़ा। बायोप्सी में क्या होता है? कोई आदमी है, उसकी बॉडी पर कोई ट्यूमर वगैरह हो गई तो उसकी बॉडी का, उसके मांस का छोटा सा टिश्यू लेंगे, टिश्यू लेंगे, किस काम के लिए? किस काम के लिए? किस काम के लिए? लैब टेस्ट के लिए, ठीक है ना। और ये लिविंग बॉडी का होना चाहिए। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? लिविंग बॉडी, जिंदा आदमी में से, ठीक है ना। अच्छा, उसको, और पहली बात मुझे ये पता कैसे लगा? क्योंकि बायो शब्द का मतलब ही क्या होता है? लाइफ होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी है तो ये किसकी विज्ञान है? मरे हुए जीवों, जानवरों का अध्ययन होता है उसमें, या जीवित जानवरों का, इसलिए बायोलॉजी है क्योंकि इसमें सजीवों का अध्ययन होता है। तो जो कोई सजीव है उसकी बॉडी में से कोई टिश्यू लेना और उसका लैब टेस्ट करना, वो बेटा बायोप्सी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होती है डेड बॉडी की जांच करना कि मरा, बंदा मरा किस कारण से मरा, जहर दिया या किस कारण से मरा, तो वो होती है ऑटोप्सी। और ये होती है बेटा डेड बॉडी, ये होती है डेड बॉडी, ठीक है ना। एक शब्द देखना है आपको, विसरल, VISCERAL, ये शब्द आपने देखना है। पोस्टमार्टम है, ये भी आपने देखना है, पोस्टमार्टम ये शब्द भी आपने आज बिल्कुल देखना है।
ठीक है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के घटित होने से पहले ही बता देना, ठीक है ना। टू टेल अबाउट एन इवेंट बिफोर इट हैपन्स, किसी घटना के अकर करने से, हैपन होने से पहले उसके बारे में बता देना। इसको बोल सकते हैं फॉर टेलिंग। फॉर मतलब पहले ही, और टेल है तो बता देना। इसको फॉर फ्यूचर टेलिंग भी बता सकते हैं, भविष्य बता देना, फ्यूचर टेलिंग, ये भी अपन इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन 89 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 89 में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कोई बच्चा इडियम दे रखी है और हमें उसका मीनिंग बताना है। सी समुद्र, चेंज बदलाव, कितने बड़े बदलाव भाई, महासागर जितना, समुद्र जितना बड़ा बदलाव आ जाए तो छोटा सा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बहुत बड़ा, और ट्रांसफॉर्म, ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, और फॉर्म का मतलब रूप, एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांस का मतलब ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या एक रूप से दूसरे रूप में आ जाना, ठीक है ना। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। परशु का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो करना। जेलियसी का मतलब एनवियस होता है, ये ईर्ष्या होता है। हेट्रेड का मतलब बहुत सारे शब्द है, एबहरेंस घृणा हो गया, एवर्जन घृणा हो गया, डिसलाइकिंग हो गया, एनिमोसिटी हो गया, एनिमस हो गया, बहुत सारे शब्द। एक अच्छा सा शब्द मैं लिख के छोड़ देता हूँ, एनिमस, बस ये लिख के छोड़ देता हूँ, एवर्जन लिख के छोड़ देता हूँ। चलो अब मन में आ गई है तो एक और लिख ही देता हूँ, एबहरेंस, एबहरेंस, बस ये 2-3 याद रखो। एबहरेंस, एबहर का मतलब घृणा करना, और एबहरेंस है तो क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 चेक कर लें भाई। क्वेश्चन नंबर 90 में बच्चा आपने को दे रखा है, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दिए हुए शब्द का एकदम सही सही डायरेक्ट रूप बनाना है हमें, ठीक है ना। तो इसने सभी में ही शेड दे रखा है, सेज दे रखा है, सेड दे रखा है। यहाँ पर शेड दे रखा है तो बच्चा सेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट में तो पास्ट टेंस दे रखा है, और डायरेक्ट में उसका प्रेजेंट बना दे इम्पॉसिबल, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, इनकी जगह पर, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगा रखा है इसने, दैट लगा रखा है, ठीक है। अच्छा अब इस यहां पर ही दे रखा है, और बाहर यहां पर कौन है, ही। बाहर यहां पर क्या दे रखा है, ही। अब यही बात को शेड मतलब कहा, इस कहने वाला है या इस कहे हुए को सुनने वाला है, कहने वाला है, यानी ये बात का स्पीकर है, यानी ये बात का स्पीकर है। ही सेड के आगे अगर टू मी लगा रखा होता, मान लिया टू मी लगा रखा होता, तो ये कौन होता, लिसनर होता। ये कौन होता, फिर लिसनर होता है। अच्छा यहां पर भी ही दे रखा है, और बाहर सुनने वाला भी कौन है, ही है। तो अगर हम सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बना दो, आई बना दो। अगर सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आई और वी बना दो, और अगर सॉरी बोलने वाले के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना है, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो आई और वी बना दो, और अगर सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो यू बना दो। तो यहां पर भी ही है और यहां पर भी ही है, मतलब ये ही किसके अकॉर्डिंग आया, इस बोलने वाले के अकॉर्डिंग। तो बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आई बना दो। तो यू वाला मैं काट देता हूं, यू वाला मैं काट देता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखो दे रखा है हेड, हेड दे रखा है, तो हेड किससे बन गया, हेज या हेव से क्या बन गया, हेड बन गया। और यहाँ पर टेकन लगा रखी है थर्ड फॉर्म, बच्चा थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पॉसिबल अकेली आ ही नहीं सकती हेल्पिंग वर्ब के बिना। हेल्पिंग वर्ब के बिना कभी भी आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही नहीं कर सकते, तो ये भी कट गया आपका। तो बच्चा आंसर तो फिर ये यही वाला बन जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 91 चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, फेमस आदमी, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, रेप्यूटेड, डिस्टिंग्विश्ड, रेप्यूटेड आदमी, रेप्यूटेड आदमी, पॉपुलर आदमी, फेमस आदमी। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, शानदार। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब भी भव्य और शानदार, मैजेस्टिक, ठीक है ना। अच्छा इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग में बच्चा ई होता है, आपको पता है ये इंडिपेंडेंस डे अपन बनाते होते हैं ना, इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये शब्द बना हुआ किसी डिपेंड से, तो पहले क्या लिख दो, डिपेंड, ठीक है। अब इसमें एंस जोड़ना है तो ई एन सी, डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बनाना है तो पहले आई एन जोड़ दो, लो बच्चा इंडिपेंडेंस बन जाएगा। ह्यूमरस कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमरस कैसा होता है, जिसमें हंसी मजाक भरी होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला कौन सा बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 92 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 92 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्लोजेस्ट इन मीनिंग अगर बच्चा दे रखा हो तो वो सिनोनिम ही होता है। क्लोज मतलब सबसे करीब, सिंपल का मतलब होता है भी आसान, सिंपल का मतलब होता है आसान,
ठीक है ना। अब जो आसान चीज होती है वो कौन सी स्टेज पर होती है, जब हम शुरुआत में है कि इन बिटवीन मिड में आ गए कहीं पे या एंड पर चले गए, तो शुरुआत में चीजें होती है वो इजी होती है, फिर बाद में कॉम्प्लिकेट होती जाती है, टफर होती जाती है ना। तो डेकोरेट का मतलब होता है सजाना चीजों को। इसके लिए मैं कौन से शब्द यूज कर सकता हूँ भाई, अडोर्न करना। इसके लिए अपन बोल सकते हैं अडोर्न करना, ओर्नेट करना, ओर्नेट करना, एम्बेलिश करना, एम्बेलिश करना। इन सभी का मतलब होता है बच्चे लोग डेकोरेट करना। किस काम के लिए, टू मेक मोर ब्यूटीफुल, टू मेक मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज को और सुंदर बनाने के लिए सजा देना। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जटिल। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जटिल। जटिल को अपन क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा वही एब्स्ट्रूज भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रूज, ठीक है ना, एब्स्ट्रूज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और टेंगल भी बोल सकते हैं जटिल को, ठीक है ना। ऑब्स्क्योर भी, रिकंडाइट भी बोल सकते हैं, रिकंडाइट, ठीक है ना। अच्छा ऑब्ट्यूज, सॉरी ऑब्ट्यूज एक नाम मेरे मुंह में से निकल गया तो अब देख ही लेना इसको। ऑब्ट्यूज बोलते हैं मंद बुद्धि आदमी, मोटी बुद्धि का आदमी जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, बुद्धू, ऑब्ट्यूज। अच्छा ऑब्फस्केट जिसको बोल सकते हैं अपने, ऑब्फस्केट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्स्क्योर जिसको बोल सकते हैं, ऑब्स्क्योर, ठीक है ना, क्योंकि ये शब्द तो अपन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, है ना। अच्छा एम्बेलिश्ड का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना। तो बेटा ये दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये ईडी लगा दिया तो एडजेक्टिव बन गया और ये वर्ब है। अब ये भी वर्ब बन जाएगी, एम्बेलिश करना। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेटा शुरुआती। सिंपल का मतलब होता है शुरुआती स्टेज, बिल्कुल सिंपल। और एलिमेंट्री का मतलब भी क्या होता है, शुरुआती स्टेज, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, द इनिशियल, इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग लर्निंग। हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, तो उसकी बच्चा जो शुरुआती स्टेज होती है ना उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं होती, पहली से 5वीं क्लास तक के जो टीचर्स होते हैं वो कौन सी एजुकेशन से जुड़े, एलिमेंट्री। इसको बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी। प्री का पेपर नहीं होता, प्री का प्रीलिमिनरी पेपर नहीं होता, तो वो शुरुआती होता है, एंडिंग वाला होता है, शुरुआत वाला होता है प्रीलिमिनरी, ठीक है ना। इसके लिए एक बेहतरीन सा शब्द दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वाला शब्द, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। एलिमेंट्री जिसको अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री, जो हाँ एलिमेंट्री तो खैर आ गया है ना। इंट्रोडक्टरी, 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 ठीक है, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं सिंपल, इसको बोल सकते हैं अपने फंडामेंटल, फंडामेंटल। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है बताओ वो क्या होती है, फंडामेंटल होती है, वो बेसिक एजुकेशन होती है। हायर एजुकेशन तो फिर बाद में आती है ना, है ना। कोई भी चीज का एलिमेंट्री स्टेज है वो तो शुरुआत है, बेसिक है वो तो फंडामेंटल है उसका। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो सिंपल का क्या बन जाएगा बच्चा इसका, पूछा क्या इसने, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो एलिमेंट्री बन जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 93 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। बच्चा कोई ग्रामर का एरर दे रखा है ना। तो वंस आई रनिंग द सोनोरन डेजर्ट इन एरिजोना फॉलोइंग अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर किसको बोलते हैं, मूसलाधार बारिश, भयंकर वाली बारिश। इसके लिए एक मुहावरा छोड़ रहा हूं, इडियम छोड़ रहा हूं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश होना उसके लिए मुहावरा होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसको ये मत बोलना कि बरसात में कुत्ते और बिल्लियां सारे बाहर निकल आए घरों से, ऐसे मत बोल देना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब डाउनपोर, भारी बारिश होना। अच्छा अब चेक करो, आइए ये क्या चीज है, आइए ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है हमारा, आई सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, और बिल्कुल लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाता हूं तो ये वाक्य किस चीज का हो जाएगा, अगर वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है या पहली फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है या डू या डस दे रखा है, तो वो काम कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए, जो काम बार बार होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, हर रोज होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है। तो मुझे बताओ क्या ये रोज ही होता है, तो मैं रोज दौड़कर अंदर चला जाता हूँ किसके, सोनोरन रेगिस्तान के, जो कहाँ पर एरिजोना में, और रोज रोज बारिश होती है, भयंकर वाली बारिश होती है, मैं रोज ही जाता हूँ, अभी टाइम हो गया 8 बजे बारिश होने वाली है, और फिर मैं एक बार फिर डेजर्ट में घुस जाऊंगा। तो ये कोई पास्ट की इवेंट बता रहा है या रोज रोज का एक्शन है, ये पास्ट की इवेंट है बच्चा, ये कोई पास्ट की घटना है, ये कोई पास्ट का इवेंट है या इंसिडेंट है, ठीक है ना। तो जब पास्ट का इवेंट या इंसिडेंट है तो बच्चा सेकंड फॉर्म का यूज करो। तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत मानना पड़ेगा, और रन की जगह आपको रेन लगाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। हाँ भाई रन की थर्ड फॉर्म भी रन नहीं होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती फिर, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 94 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और हमें क्या चुनना पड़ेगा, नो इंप्रूवमेंट इज योर आंसर इफ द सेंटेंस इज, अगर सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई भी गड़बड़ नहीं है तो नो एरर होगा, और अगर गड़बड़ी है तो हमें उठाना है इसमें से।
शी उसने हैंग और द क्लोथेज कपड़े इन द क्लोजेट अलमारी में। अब कपड़ों को अलमारी में क्या किया जाता है, टांग दिया जाता है। तो एक तो होता है हैंग, इसका मतलब होता है फांसी देना, इसका मतलब होता है फांसी देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैंग्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैंग्ड। अगर हैंग का मतलब होता है टांगना किसी चीज को, कुर्ते को, कोट को, किसी चीज को अपनी खुंटी पे, खुंटी को पैग बोलते हैं इंग्लिश में, पैग, टांगना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, HUNG, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चा हंग होती है। समझ में आएगी बात? तो बताओ अब मुझे इसमें HANG वाला शब्द रखना पड़ेगा या HUNG वाला शब्द रखना पड़ेगा? HUNG वाला शब्द रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो HUNG वाला ये आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एग्जीक्यूशन एक शब्द होता है, एग्जीक्यूशनर, ये देखना है आपने, दो शब्द देखने हैं, एक तो एग्जीक्यूशन, एक शब्द देखना है एग्जीक्यूशनर। ये दोनों शब्द आपने देखने हैं भैया आज। इसका मतलब होता है फांसी देना और इसका मतलब होता है फांसी देने वाला यानी जल्लाद, ठीक है ना, जल्लाद जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनर। तो ये दोनों शब्द आपने बेटा देखने हैं आज, ठीक है। चलो भाई देखते हैं 95 देखते हैं। हेड वाला क्यों नहीं आ सकता? हाँ, हेड वाला इसलिए नहीं आ सकता कि इसमें भी HANG लगा रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बच्चा क्या दे रखा है हमें, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको? ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट। जो ब्रैकेट में कोई वर्ड सेगमेंट डाल रखा है ना, उसको भी रिप्लेस करना है, ठीक है ना, सही सही। एंड कंप्लीट करना है सेंटेंस को मीनिंगफुली, और हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है लेकिन एकदम मीनिंगफुली भी बनना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग भी बनना चाहिए। तो द गेस्ट्स हैज जस्ट अराइव्ड, आपको पता ही है जस्ट के साथ आप क्या लगा सकते हो, जस्ट के साथ आप हैज ए प्लस वी थर्ड बिल्कुल लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हैज ए प्लस वी थर्ड का यूज कर सकते हो। ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, येट हो गया, अप टू नाउ हो गया, सो फार हो गया, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, ठीक है ना। इनके साथ आप बिल्कुल हैज ए प्लस वी थर्ड लगा सकते हो। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसने भी तो हैज प्लस वी थर्ड लगा रखा है। प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट में क्या रखा है, SEIS, तो गेस्ट तो बेटा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ अपन हैज का यूज थोड़े ना करेंगे, जिसके लास्ट में S लगा रखा है वो तो सिंगुलर वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हैव चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 96 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है, ये तो आ गया क्लोज टेस्ट। इसका मतलब 96 से लेकर के 100 तक के 500 क्वेश्चन हमें इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो एंड्रस कुड नॉट गेट टू द बैंक। एंड्रस नाम का कोई बंदा है, कुड नॉट गेट, गेट का मतलब पहुंचना, गेट के लिए, गेट का मतलब होता है पहुंचना, गो, गेट, रीच, अराइव, कम, ठीक है ना, डिपार्ट, ये सारा कहीं, ये मूव, ये सारे शब्द क्या बताते हैं, कहीं पर आना या जाना। तो एंड्रस है वो कुड नॉट गेट, पहुंच नहीं पाया बैंक, अंटिल जस्ट बिफोर, कब तक, अंटिल मतलब जब तक, जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, कब तक, जब तक कि ये क्लोज नहीं हो गया। जस्ट बिफोर मतलब थोड़ा सा पहले, किसके, क्लोज होने से, बंद होने से। सो ऑफ कोर्स, इसलिए निश्चित रूप से द वॉज एंडलेस। अब वो क्या चीज है, दे के तुरंत बाद में कोई नाउन आएगी, दे के बाद में कोई नाउन आएगी, क्योंकि ये क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल के बाद में नाउन आएगी। तो क्या चीज है जो एंडलेस थी भाई? क्यू थी, प्रोग्रेशन था, पैसेज था, चेन थी। देखते हैं क्या था। एंड ही गोट, और वो क्या कर गया, बिहाइंड, पीछे, टू वीमेन, दो औरतों के पीछे। अब देखो इसने क्या दे रखा है। अब एक बात बताओ सबसे पहले तो, जब वो दो औरतों के बिहाइंड खड़ा है तो इसका मतलब, बिहाइंड है तो इसका मतलब ये हुआ आगे दो औरतें हैं, आगे दो औरतें हैं, उसके पीछे वो खड़ा है। तो जब 3-4 आदमी खड़े हैं, 5-10 ऐसे आदमी खड़े हैं, तो वो क्या चीज है, फिर वो तो कतार होगी, वो तो क्यू होगी, है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, क्यू है, फिर वो कतार है। क्या चीज है, फिर इसका मतलब वो कतार है। अब दो आदमी पीछे है, या दो इन फ्रंट ऑफ होता या बिहाइंड होता, तो या तो दो बंदे उसके सामने है, दो या फिर पीछे है, तो वो कतार होगी, वो कतार है। क्या थी वो, कतार थी। कैसी थी, एंडलेस, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तो मतलब वो कतार है, वो छोटी है कि बड़ी है, बहुत लंबी कतार है। एंड ही गोट, और वो क्या कर गया, बिहाइंड टू वीमेन, और वो दो औरतों के पीछे क्या हो गया, अभी देखते हैं क्या हो गया। स्टिक से बना हुआ शब्द आ गया, स्टक, स्टिक मतलब चिपक जाना या फंस जाना। अगर कोई आदमी आपसे चिपक जाए, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, भाई साहब ये है वो है, तो वो क्या कर गया, स्टिक कर गया, आपसे चिपक गया और आप फंस गए। वो चिपक गया और आप फंस गए। स्टिक करने का मतलब चिपकना या फंसना, ठीक है। स्ट्रक, स्ट्रक बना है स्ट्राइक से, स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक, और थर्ड भी क्या होती है, स्ट्रक। अगर स्ट्राइक का मैं नाउन बनाऊं तो स्ट्रोक। जब क्रिकेट खेलते हैं तो खिलाड़ी बॉल को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उन्होंने जो प्ले खेला था वो क्या था, स्ट्रोक था। तो स्ट्राइक वर्ब है और स्ट्रोक है ये नाउन है, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रक का मतलब, स्ट्राइक का मतलब होता है जोर से चोट मारना। बॉल पर खिलाड़ी बैट से प्रहार करता है तो वो क्या, स्ट्राइक ही तो है ना उसका। अच्छा, स्टांप का मतलब होता है पैर पटकना जमीन पर,
जोर जोर से गुस्से वगैरह में ऐसे पैर पटकते हैं ना जमीन पे, उसको स्टैम्प करना बोलते हैं, स्टैम्प। फासन का मतलब होता है कसना, फासन, FASTEN, फासन का मतलब होता है कसना, टाइट कर लेना। अगर मैं बोलूं अपने जूतों के कस से टाइट कर लो तो मैं क्या बोलूंगा, फासन योर शूज, ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या करेगा भाई, आदमी दो औरतों के पीछे, लाइन बहुत लंबी है, तो वो क्या कैसा महसूस करेगा, वो फंस गया, वो फंस गया, दो औरतों के पीछे वो फंस गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, वो दो औरतों के पीछे फंस गया। हुज, जिनकी, अब इस हुज का यूज किसके लिए हो रहा है, उन दोनों औरतों के लिए, उनकी लाउड स्टूपिड कॉन्वर्जेशन, उनकी ऊंची, एक तो जोर जोर से बोल रही है वो, स्टूपिड कॉन्वर्जेशन, और बातचीत भी दम वाली नहीं है, बेवकूफी भरी बातें कर रही है। पुट हिम, उसको डाल दिया, इन ए मर्डरस, अब OUS लगा हुआ गया तो एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद में हमें चाहिए नाउन, और ए दे रखा है आर्टिकल है तो नेचुरल सी बात है नाउन चाहिए, इसके पहले वाला एडजेक्टिव है। तो अगर आपकी ये हालत हो जाए कि आपके पीछे दो तीन आदमी खड़े और ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, बकवास बातें कर रहे हैं, बिना दम वाली बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे भाई, आपका मर्डरस मतलब मर्डरस का मतलब होता है हत्या करने वाला, ध्यान ही निकाल दूं इसकी तो मार दूं जान से, मर्डर करने वाला। एनरेज हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगी, कि टेम्परामेंट हो जाएगा, टेम्पर हो जाएगा, मतलब आपका मन करेगा ऐसा करने का कि इनको निपटा दूं मैं, जान से मार दूं। तो टेम्पर का मतलब होता है मूड, टेम्पर का मतलब होता है मूड, मन बन जाना, टेम्पर का मतलब होता है मूड, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परामेंट होता है बंदे का नेचर, टेम्परामेंट होता है नेचर, ठीक है ना। अच्छा, टेम्पर का मतलब गुस्सा भी होता है भाई, टेम्पर का मतलब गुस्सा भी होता है, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, गुस्से जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, ठीक है ना। अच्छा, क्वालिटी का मतलब आपको पता ही है, एबिलिटी, किसी बंदे की स्किल, ठीक है ना। एनरेज का ये शब्द है वर्ब, एनरेज का मतलब भी गुस्सा, लेकिन ये वर्ब है गुस्सा करना, एनरेज का मतलब गुस्सा करना, ये वर्ब है, और हमें यहाँ पे वर्ब थोड़ी ना चाहिए, हमें तो यहाँ पर नाउन चाहिए, क्योंकि आर्टिकल दे रखा है ना है, तो हमें तो नाउन चाहिए, और इसके पहले एडजेक्टिव भी दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, उस बंदे का मूड, टेम्पर का मतलब मूड। मन, तो पुट हिम इन ए मर्डरस मूड, उस बंदे का मूड ऐसा हो गया, मन ऐसा हो गया कि मैं इनकी हत्या कर दूं, इनकी जान निकाल दूं इनकी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है भाई, दे रखा है इसने, ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, ही वॉज नेवर, वो कभी नहीं रहता था, बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, बेस्ट मतलब अच्छा, टेम्पर्स मतलब मूड, वो अच्छे मूड में, तो वो कभी वैसे भी नहीं रहता था, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे ये हो चाहे वो, मूड तो उसका हमेशा खराब ही रहता था, ठीक है ना। अच्छा, आगे इसने क्या दे रखा है, समवॉट, ऑलवेज, व्हेनेवर और एनीवे। अच्छा, सेंटेंस के लास्ट में है ना, लास्ट में तो ऑलवेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑलवेज है ये, लास्ट में तो आ ही नहीं सकता। व्हेनेवर है, शुरुआत में आ सकता है, या दो क्लोजेस के बीच में आ सकता है जोड़ने के लिए, लास्ट में नहीं जाएगा व्हेनेवर, या तो जाएगा लास्ट में समवॉट, और या जाएगा एनीवे, ये दोनों ही क्या चीज होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं। समवॉट का मतलब होता है कुछ कुछ, सम का मतलब कुछ, तो समवॉट का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज की थोड़ी बहुत मात्रा। एनीवे का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, एनीवे का मतलब रिगार्डलेस, एनीवे का मतलब होता है रिगार्डलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालात चाहे कैसे भी हो। कम वाट में, इसका मतलब होता है कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में, और इसको बोल सकते हैं वाट में कम, इसको ये भी बोल सकते हैं वाट में कम, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो यही आएगा भाई इसमें, एनीवे आएगा, क्यों, इसने क्या बता रखा, ही वाज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, उसका मूड तो कभी सही रहता ही नहीं था, नेवर का मतलब कभी नहीं, अब कभी नहीं का मतलब क्या हुआ, चाहे सामने कितना बड़ा तुर्रम खान तोप खड़ा हो लेकिन वो गुस्से में रहता है हमेशा, या फिर हालात चाहे अच्छे और चाहे बुरे हो लेकिन वो रहता गुस्से में, है तो नेवर का मतलब कभी नहीं, और एनीवे का मतलब भी क्या होता है, किसी भी हालात में, हालात चाहे कैसे भी हो। तो ये और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, इसलिए मुझे पता लग गया कि इसमें एनीवे का यूज करना पड़ेगा, समवाद का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं अभी अंतिम वाले में क्या दे रखा है, अंतिम वाले में क्या दे रखा है, अंतिम वाले में दे रखा है एंडर्स, क्या चीज है, ए बुक क्रिटिक, एक पुस्तकों की क्रिटिक करने वाला। क्रिटिक कौन होती है अभी, कोई मूवी बनी या किसी ने कोई बुक लिखी तो पहले क्रिटिक के पास भेजी जाती है, वो उसको पढ़ता है, फिर वो वापस भेजता है पब्लिशर के पास, भेजता है कि भाई इस बुक में, इस मूवी में ये तो अच्छी चीजें है, ये बुरी चीजें हैं, इस बुक के हिट होने के चांस है, इसके हिट होने के चांस नहीं है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसके पास बुक आती है, फिर वो उसको रिव्यू करता है, रिव्यू करने के लिए, रिव्यू देने के लिए। नोन फॉर, जो फेमस है, द एलिगेंट सेवेजरी, सेवेज का मतलब होता है जंगली, और सेवेजरी जंगलीपना, जंगलीपना किसका प्रतीक है, गुस्से का। जो एंडरसन है वो क्या है, एक क्रिटिक है, समालोचक है, और वो अपने गुस्से के लिए फेमस है, विद विच, जिसके साथ, अपने विद विच का यूज किसके लिए हो रहा है, गुस्सा, और इसी गुस्से के साथ ही वो क्या करता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज को। अब इसके पास हर चीज क्या आती है, इसके पास तो किताब भी आएगी ना, इसके पास तो किताब भी आएगी ना, जिनका इसको रिव्यू करना होता है। तो ये क्या कर देता है, उन किताबों को, एवरीथिंग का यूज होता है किताबों को, उन किताबों को ये क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है, कलेक्ट कर देता है, या डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच ही होता है ना, डिस्पैच करने का मतलब
कोई ऑफिस में से लेटर भेजा गया तो उसको डिस्पैच किया गया है, तो ये किताबों को क्या करता है, रिव्यू करने के बाद उनको डिस्पैच कर देता है, डिस्पैच कर देता है, तो बन जाएगा डिस्पैच करना, ठीक है ना। ट्रांसफर का मतलब बदली हो जाना, कोई आदमी यहाँ जॉब कर रहा है दूसरे शहर में चला जाए, ट्रांसफर हो गया। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी बंदे आदि को किसी ग्रुप में शामिल कर लेना, इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना, ठीक है। अच्छा, और कलेक्ट का मतलब होता है असेंबल करना, चीजों को गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। चलो बेटा, यही हमारा आज का सॉल्यूशन था। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए।